हेलो एवरीवन, आई एम अनु योर लिटिल लर्नर और आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि तुम अपने लॉ के पेपर को कैसे अटेंड कर सकते हो कि अगर पेपर लेंदी आए, हार्ड आए, जैसा भी आए, तुम बहुत अच्छे से अटेंड करो। इस वीडियो में तुम्हें मैं क्या क्या बताने वाली हूँ कि किस तरीके से पेपर हम अटेंड करेंगे और कितना हमें लिखना है, थ्योरी में क्या लिखना है, केस स्टडीज कैसे सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है, सारी की सारी चीजें। और इसके बाद तुम्हें और कोई भी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास क्वेश्चन पेपर भी है अपना और मैं इसमें तुम्हें लिख के समझाने भी वाली हूँ। मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया ताकि तुम बहुत अच्छे से समझो कहाँ पे लाइन टाननी है, क्या करना है, किधर क्वेश्चन लिखना है, मैं सब बताऊंगी आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि हमें 3 घंटे मिलते हैं अपने पेपर को लिखने के लिए और उससे पहले हमें 15 मिनट मिलते हैं रीडिंग टाइम। इसे हम किस तरीके से करेंगे? लोग सोचते हैं कि हम सब कुछ पढ़ लेंगे, सब कुछ नहीं पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन तो छोड़ ही देना है क्योंकि वो मैंडेटरी है, तो उसमें हम टाइम क्यों वेस्ट करें। हम सबसे पहले 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि उसमें थ्योरी आती है और वो थोड़ा छोटा सा भी लगता है, राइट? उतना लेंदी नहीं लग रहा होता। पर हाँ, थ्योरी आने और लिखने में बहुत डिफरेंस होता है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो 6th क्वेश्चन लिया, 6th नहीं आ रहा है तो 5th देखा, 4th देखा, 3rd देखा, 2nd देखा। हमें कोई एक नहीं तो 2 क्वेश्चंस ऐसे चूज कर लेने जो हमें बहुत अच्छे से आते हैं क्योंकि हम सबसे पहले उसे ही अटेम्प्ट करेंगे, है ना? उससे क्या होगा कि जब जैसे मैंने 5th क्वेश्चन चूज कर लिया, राइट, मुझे बहुत अच्छे से आता है। आधा क्वेश्चन मैंने अपने दिमाग में ही सोचना स्टार्ट कर दिया और अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन भी है तो उसको साइड में कर लिया पेंसिल से, ताकि जैसे ही मेरा 15 मिनट्स खत्म हो मैं उसको लिखना शुरू कर दूं। और फिर क्या होगा कि आधा क्वेश्चन मेरे दिमाग में ही बन गया, पूरा क्वेश्चन बन गया कि अच्छा ठीक है, प्रोविजन ये था, फैक्ट्स ये था, कंक्लूजन ये था। मैंने जल्दी जल्दी लिखा और मेरा टाइम भी बचा हुआ है, स्पीड में भी दिक्कत नहीं आई और मेरे 20 मार्क्स हो गए। वैसे ही करके मैं 2nd क्वेश्चन ऐसा ढूंढूंगी, उसको कंप्लीट करूंगी तो मेरे 40 मार्क्स कवर हो गए, है ना? और ये इतना इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि अगर हम सारे क्वेश्चंस पढ़ने लगेंगे तो हमारे दिमाग में क्या चलेगा, 5 क्वेश्चंस के प्रोविजंस चलने लगेंगे जो हम क्या फायदा हुआ। ये 15 मिनट हमें इसलिए मिलते हैं कि हम कोई 2 क्वेश्चन चूज कर ले कि हमें लगे कि अच्छा ठीक है, 40 मार्क्स तो मैंने बना लिए हैं। और एक और बात, 95 मार्क्स के नीचे तो बना के मत आना। ये सारे मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्या पता उस टाइम हमें कीवर्ड्स याद आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, कुछ भी हो सकता है। उस टाइम पे हमें खुद को ट्रेन करना है कि ठीक है, मैं ऐसे स्पीड रखूंगा। और वो स्पीड कैसे बनेगी? ऐसे नहीं होता कि कुछ भी लिख दोगे। उसको बताने के लिए मैंने बताया कि इस 15 मिनट को कैसे यूटिलाइज करना है। और एक बात दिमाग में अपने डाल के जाना है कि 95 मार्क्स के तो मैं बना के ही आऊंगा या आऊंगी। एंड जो मैंने तुम्हें कहा था कि सबसे पहले 6th क्वेश्चन बनाएंगे, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि थ्योरी होती है, तो थ्योरी लिखना और समझना डिफरेंट बात है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मेरी थ्योरी क्या आई थी सितंबर 2025 में, फ्रॉड क्या होता है, वैलिडिटी बताओ कॉन्ट्रैक्ट के, और ऐसा कब होता है कि जब वो वॉइडेबल ना हो, साथ में क्वांटम मैरिट, फिर सेल्स और हायर परचेज के बीच में डिफरेंस। ये सारी चीजें तो तुम्हें भी आती होगी सुन के। कॉन्सेप्ट आने में दिक्कत नहीं है। जब मैंने ये सारी चीजें पढ़ी भी थी, मैंने ये क्वेश्चन आंसर भी पढ़ा था, पर जब मैं अपने एग्जाम हॉल में बैठी थी तो मुझे इसके कीवर्ड्स बिल्कुल भी याद नहीं आ रहे थे। और पता है मुझे कि 6th का जो क्वेश्चन है वो बहुत छोटा है, लिखूंगी तो मैं छोटा होगा, उतना लगेगा भी नहीं और मार्क्स भी मिल जाते पूरे। पर मुझे अगर कीवर्ड्स याद ही नहीं आ रहे मेरे थ्योरी में तो उसको अटेंड करके कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा है कि हम दूसरे में देख ले। इसलिए अगर आपको थ्योरी नहीं आ रही हो तो आप दूसरा देख लेना। कुछ लोग केस स्टडीज बहुत अच्छे से लिखते हैं क्योंकि उन्हें पता रहता है कि कितना कैसे लिखना है, नहीं लिखना है। अब मैं बताऊंगी कि मार्क्स के हिसाब से हमें कैसे लिखना है। अब मार्क्स के हिसाब से हम किस तरीके से लिखेंगे। हमारे क्वेश्चंस कितने मार्क्स तक के आ सकते हैं? 3 के आ सकते हैं, 4 के आ सकते हैं, 5 के आ सकते हैं, 6 के आ सकते हैं, 7 के आ सकते हैं। तो उसे हम कैसे लिखेंगे? अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट, और वो केस स्टडी है, तो हमें क्या लिखना है कि हम सिर्फ उसका प्रोविजन लिखेंगे और हम लिख देंगे साथ में कंक्लूजन। दैट्स इट। अगर 3 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन है, यानी कि 4 मार्क्स और उससे ऊपर के क्वेश्चंस हुए अगर मार्क्स के, तो हम लिखेंगे प्रोविजन और फिर ऐसे हमने लॉ लिखा, डैश किया, पूरा प्रोविजन लिखा, साथ ही साथ फिर हम फैक्ट्स भी लिखेंगे और कंक्लूजन भी लिखेंगे। ये किस तरीके से करना है वो मैं अभी लिख के बताऊंगी, पर अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ ये सारी चीजें। एंड तुम लोग के अब से सितंबर से तो ट्रू एंड फॉल्स भी आने लगे हैं, तो हमें उसे कैसे लिखना है? हमने ऐसे मार्क्स दिया, ठीक है, 1, और फिर हमने लिखा कि हाँ ट्रू, और फिर हम लिखेंगे कि क्यों ट्रू। फॉल्स लिखा है तो उसके नीचे लिखेंगे क्यों फॉल्स। ये भी मैं करके दिखाऊंगी अभी। तो आई होप इतनी सारी चीजें थी जो तुम्हें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ
कि लिखना कैसे है। मैं पेंसिल से लिख रही हूँ क्योंकि मैंने बस थोड़ा सा ये इसका प्रिंट आउट करवाया था, पर तुम लोग ब्लैक बॉल पेन से लिखोगे। और इस चीज को कैसे फिल करना है आंसर शीट के इन्फॉर्मेशन को, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कि लिखेंगे। तो अब मैं बताऊंगी कि हम लोग क्वेश्चन को डिकोड कैसे करेंगे, राइट। जैसे कि मैंने सोचा कि मैं सी बनाऊंगी, ऐसा नहीं होता कि सी बनाएंगे, पूरा सेकंड क्वेश्चन बनाना पड़ता है। तो मैंने समझ लो ए बी सब बना लिया, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का मैं सी लिखने वाली हूँ, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन ऐसे बीच में लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन सेकंड और ब्रैकेट में सी, ठीक है। और फिर यहाँ पे लॉ लिखेंगे। मैंने कहा ना कि ये 6 मार्क का है और ये एक केस स्टडी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लॉ लिखेंगे, फिर हम लोग फैक्ट्स लिखेंगे। फैक्ट्स क्या होता है, छोटा, जैसे ये कहानी है पूरी, इसी को मैं छोटा करके वो सेम बात लिखूंगी, है ना। और फिर कंक्लूजन लिखूंगी मैं। ये तीनों चीज आएगा क्योंकि ये 6 मार्क्स का है ना। तो लॉ लिखा, और सेक्शन याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है। हम लोग ऐसे लिखेंगे, एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन। अब सीधा समझ में आ रहा है कि एलएलपी का है, राइट। एज पर द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ठीक है। उसके बाद हम पूरा इधर प्रोविजंस लिखेंगे कि हाँ ये जो नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट में हमें पता है कि एक इंसान रेजिडेंट होना चाहिए ऐसा, राइट। इसका हम प्रोविजन लिखेंगे पूरा यहाँ पे। फिर हम लोग लिखेंगे फैक्ट्स। फैक्ट्स में क्या है कि पूछा, फैक्ट्स में क्या लिखेंगे, 5 क्लोज फ्रेंड्स डिसाइडेड टू फॉर्म अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, उसका नाम वो लोग ये सोचे हैं, फॉर एजुकेटिंग पुअर चिल्ड्रन फॉर नॉन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। फिर हम लोग इसमें इतना लिखने के जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि दे आर कितने, 2 नॉन रेजिडेंट है तो दे आर ए एंड बी विच आर नॉन रेजिडेंट, एंड सी डी ई विच आर रेजिडेंट। सो नाउ दे आर थिंकिंग whom should we appoint as designated partners, है ना। इतना छोटू सा करके हम फैक्ट्स लिख देंगे। और जब हम यहाँ पे कंक्लूजन लिख रहे होंगे, समझ लो यहाँ पे फैक्ट लिख दिया, यहाँ पे जब कंक्लूजन लिख रहे होंगे, कचरा कर दिया मैंने, सोलो, हाँ ठीक है, कंक्लूजन लिख रहे होंगे, तो ये जो 1 और 2 है ना, इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखना है, हम यही पे लिखेंगे 1 कि विच, ये जो उसका नाम है एलएलपी का, कैन बी फॉर्म्ड फॉर अबव पर्पसेस। क्या एलएलपी इस पर्पस के लिए बन सकता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या एलएलपी बन सकता है। और फिर वेदर ए एंड बी कैन बी अपॉइंटेड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ए और बी क्या ये दोनों हम कर सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि दोनों नॉन रेजिडेंट है, सबसे पहली बात, राइट। एक को रेजिडेंट होना ही पड़ता है, सॉरी ये रहा। तो फिर हम सेकंड इधर लिखेंगे। कोई भी चीज हम लोग इस साइड नहीं लिखते हैं, इस साइड ये खाली रहेगा, इधर कुछ नहीं करना है छूछा में। तो अब मैं बता देती हूँ कि ट्रू एंड फॉल्स कैसे लिखना है, क्योंकि हम लोग को पता है कि अब ट्रू एंड फॉल्स आने लगा है सितंबर 25 से, है ना। तो ये 6 मार्क्स का है और ये सी है किसका, 5th का। तो हम फिर लिखेंगे, एंड टू बी ऑनेस्ट ना, हम लोग 5th क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, तो भी हम बार बार लिखेंगे कि क्वेश्चन 5A, क्वेश्चन बी, सॉरी क्वेश्चन 5B, क्वेश्चन 5C, ऐसे करके हम इधर मिडिल में लिखेंगे हर वक्त। तो देखो यहाँ पे हमें ट्रू एंड फॉल्स है कि नहीं है वो भी बताया हुआ है कि ये जो प्रोविजंस है वो किसके रेफरेंस में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रेफरेंस में। और अगर हम ट्रू लिखेंगे तो भी जस्टिफिकेशन देंगे, हम लोग फॉल्स लिखेंगे तो भी जस्टिफिकेशन देंगे। तो ये फर्स्ट है, तो यहाँ फर्स्ट लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं आंसर फर्स्ट, ऐसे, ठीक है। तो द प्लेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स बाय अ मर्केंटाइल एजेंट विद द कंसेंट ऑफ एन ओनर इज इनवैलिड प्लेज, ये तो फॉल्स है। अगर मैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को भी प्लेज कर रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं एक गुड्स का प्लेज कर रही हूँ ना, मैंने तो उसे दिया वो पोजीशन उस चीज का, है ना।
तो ये फॉल्स है क्योंकि ये गलत बात है। तो ये क्यों गलत है? या तो हम पूरा ही बात लिख देंगे या फिर ये भी लिख सकते हैं द प्लेज ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इज वैलिड विद द कंसेंट ऑफ एन ओनर। अब ऐसा तो नहीं कि बिना पूछे ओनर की किसी को दे दिया। हमने जिसका सामान था, इतना सारा गुड्स है, इसका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल था हमारे पास, और फिर जो इसका ओनर है उससे भी हमने पूछा और फिर किसी को वो डॉक्यूमेंट्स दे दिया, तो ये एक वैलिड प्लेज होता है। उसका रीजन हम लिख देंगे। फिर यहाँ पे आंसर 2। आई होप ये बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। जितना हो सकता था मैंने सारा का सारा इंफॉर्मेशन दे दिया। एंड ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से लिखना। और अगर इस वीडियो ने तुम्हारा थोड़ा भी हेल्प किया है तो मुझे ज़रूर बताना थैंक यू लिख के। ओके, सो हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं बाद में। बाय बाय।